हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 26 को। आप लोगों में से जिस किसी भी भाइयों ने कमेंट किया है, हमें कमेंट बहुत अच्छा लगता है। आपका एग्रेसिव कमेंट, बहुत आक्रामक कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा आक्रामक होते हैं। आप ज़ोरदार तरीके से इस बात को रखते हैं कि आपका वीडियो रेगुलर आना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं, बट 25 प्रश्न को ही कलेक्शन करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। मैं प्रश्न को कलेक्शन मेहनत से कर रहा हूं। मेरा यह प्रयास है, ऊपर वाले की कृपा हो, कि इतने प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में लड़े आए। बहुत सारा सेट, यदि आप 50 भी सेट बना लेते हैं और उसमें से कम ही प्रश्न लड़ते हैं या आता है उससे रिलेटेड भी, और यदि हमारा 20 ही सेट 25 क्वेश्चंस के बनाते हैं और यहीं से अधिक प्रश्न यदि आपके परीक्षा में मैच कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मेरा प्रयास है कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन को तैयार किया जाए, ना कि मैक्सिमम सेट को तैयार किया जाए। इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें और निश्चित ही आपको हमारे इस सेट से, मॉक टेस्ट से फ़ायदा होगा। आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला है 26वां नंबर प्रश्न है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव निम्न में से किसकी एक पहल है? विकल्प ए नीति आयोग, विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विकल्प सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकल्प डी शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो याद रखिएगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। आइए दूसरा प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम हवाई अड्डा स्थित है। यह करंट अफेयर्स पर आधारित है। करंट अफेयर्स अब नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि यह काफ़ी पहले जो है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा तैयार कर लिया गया था। तो आपको 4 में से बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा है। यह 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। तो पहला है आपका मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, दूसरा है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, तीसरा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु, चौथा है पुदुचेरी हवाई अड्डा तमिलनाडु। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। प्रथम जो है हवाई अड्डा आपका यही कोचीन है। 2016 में ही इसको जो है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा के तौर पर तैयार कर लिया गया था। वर्तमान में आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है, यह भी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो है, पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा हो गया है। तो इस प्रकार से 5 हवाई अड्डा का चयन किया गया, जिसमें से प्रथम आपका कौन सा है? कोचीन है, और पुदुचेरी आपका दूसरा है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका तो हो गया। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न 28 पर। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है कौन सा है? यानी अग्न्याशय जो पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, सिक्रीशन करता है, उत्पादित करता है, स्रावित करता है, तो उसको उत्पादित करने के लिए उत्तेजित कौन सा हार्मोन करता है? ये आपको जवाब देना है। विकल्प ए रेनिन, विकल्प बी ट्रिप्सिन, विकल्प सी सिक्रेटिन, और आपका विकल्प डी है पेप्सिन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सिक्रेटिन। कौन सा? सिक्रेटिन हार्मोन जो है, ये क्या करता है कि अग्न्याशय को, यानी पैनक्रियाज को, उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके सिक्रेशन के लिए, स्राव के लिए हार्मोन कौन सा उत्तेजित करता है उसको? तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, उससे उत्तेजित करता है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अग्न्याशय को यानी पैनक्रियाज को सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम भाई स्रावित करो, समझ गए? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 हमारा है कि हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स। इस क्वेश्चन को बड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रश्न में ही शामिल है। ध्यान से सुनिएगा। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स विमान के उड़ान के दौरान
विमान की दिशा, विमान की ऊंचाई, विमान का ईंधन, विमान की गति, विमान का हलचल और पिछले 25 घंटों से जानकारी एकत्रित करने की क्षमता रखता है। कौन? ब्लैक बॉक्स। अब आपको बताना है कि बताएं कि इसका रंग कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग भले ही आपको पता हो, लेकिन उसके अलावे भी आप यह ध्यान रखेंगे कि ब्लैक बॉक्स का क्या क्या वर्क है। ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा है, लाल, काला, बैंगनी, नारंगी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका नारंगी। ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक नहीं होता है, कैसा होता है? नारंगी होता है। तो सही जवाब है आपका नारंगी, कि हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स होता है जो कि विमान की उड़ते समय विमान की दिशा, विमान की ऊंचाई, विमान का ईंधन, विमान की गति, विमान का हलचल या पिछले 25 घंटे में जो एकत्रित किया हुआ जानकारी को सुरक्षित करके रखता है। इसका रंग होता है नारंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्न में से कौन सी श्रेणी अक्साई चीन का एक हिस्सा है? आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर का ऊपर का हिस्सा, पूर्वी उत्तरी हिस्सा, जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसमें चीन जो है जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा ले लिया था, जिसको वर्तमान में अक्साई चीन कहा जाता है। आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा हिस्सा जो है अक्साई चीन का एक हिस्सा के रूप में है। ए है काराकोरम, बी शिवालिक, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख। तो सही जवाब है आपका काराकोरम जो है कि अक्साई चीन का एक हिस्सा है। वर्तमान में जो काराकोरम है आपका, ये किसका हिस्सा है? अक्साई चीन का हिस्सा है, याद रखिएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया गया है यहाँ पर। पहला कथन है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, बताता है कि हम किस बात के लिए आपको बुला रहे हैं। तो आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। विकल्प सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 हमारा क्या कहता है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्न में से कौन सा संस्थान या कौन सा कार्यालय जारी करता है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विकल्प सी वित्त मंत्रालय, विकल्प डी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यानी कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है संधि, ठीक है, 2 युद्ध के बाद जो संधि होता है, यानी किसी युद्ध जो होता है कि किसी संधि के द्वारा समाप्त होता है, कि 2 लोगों के बीच लंबे दिनों से युद्ध चल रहा है तो एक संधि होती है, फिर युद्ध समाप्त होता है। तो एक तरफ संधि हुई है युद्ध की और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है कि कब कब कौन कौन से संधि हुई। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, मिलान करने वाला है, तो मैं बता दूं कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था और 1764 में बक्सर युद्ध जो हुआ था वह समाप्त कैसे हुआ? इलाहाबाद की संधि के तहत। तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद संधि। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होता है। शालवाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में होता है। उसके बाद मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में होता है। ये क्रम जिस भी विकल्प में होगा वो आपका सही होगा। तो देख लेते हैं आपका ये जो कूट है आपका सी, इसमें ए का 4, बी का 2 और सी का 1, डी का 3, इस प्रकार से ये जो आपका है सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है?
विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। मैंने यहाँ क्रम से लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिकतम ऊर्जा किसकी है, एक्स किरण की, इससे कम ऊर्जा परावैंगनिक किरणों की, उससे कम ऊर्जा दृश्य प्रकाश की, उससे कम ऊर्जा अवरक्त किरणों की। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो ऊर्जा होता है वह एक्स किरण की होती है। क्रम से ही मैंने लगा कर रखा है जानबूझकर, ताकि आप लोग यदि याद भी कभी रखें तो यह गलत ना हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से सबसे अधिक ऊर्जा जो होगा वो एक्स किरण की होगा। उसके बाद क्रम से मैंने घटते क्रम में लगाया है, जैसा एरो आपको दिखा रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। घटना देख लेते हैं, अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई, तीसरा हुआ कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो, और चौथा आपका शिमला सम्मेलन में जिन्ना का अनुचित प्रस्ताव। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है कि शिमला सम्मेलन में जिन्ना का जो अनुचित प्रस्ताव है ये सबसे पहले घटित हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो शिमला सम्मेलन में जो जिन्ना का अनुचित प्रस्ताव था यही सबसे पहले घटना हुई, उसके बाद बाकी घटनाएं बाद में हुई। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। सोमेश्वर का किला, इसमें भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने एकत्रित किया है। बड़ा प्रश्न बनाने का मतलब है कि प्रश्न के माध्यम से आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देना है। सोमेश्वर का किला जो सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। सोमेश्वर का किला कहाँ पर स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है। अब जब भी कभी आपको प्रश्न पूछे कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन है, तो सोमेश्वर का किला कह सकते हैं या सोमेश्वर की पहाड़ी कह सकते हैं। यहाँ अंतेपुरवासियों की पानी की ज़रूरतों के लिए पत्थर काट कर बनाया गया जो कुंड है आज भी देखा जा सकता है। तो जब प्रश्न पूछेगा कि अंतेपुरवासियों की पानी की ज़रूरतों के लिए पत्थर काट कर बनाया गया कुंड जो है वह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे सोमेश्वर का किला में या सोमेश्वर की पहाड़ी में। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि सोमेश्वर का किला किस जिला में स्थित है। विकल्प ए सासाराम, विकल्प बी पश्चिमी चंपारण, विकल्प सी किशनगंज, विकल्प डी सीतामढ़ी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी पश्चिमी चंपारण। सही विकल्प हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर प्रश्नों में मैंने इस प्रश्न में मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देने का प्रयास किया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अग्नेय चट्टान गैब्रो का कयांत्रित रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो अग्नेय चट्टान गैब्रो का कयांत्रित रूप है नीश, सर्पेंटाइन, उसके बाद है सिस्ट, उसके बाद है साइनाइट निश। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यानी कि आपका सर्पेंटाइन जो है सही जवाब है। अग्नेय चट्टान का जो अग्नेय चट्टान गैब्रो का कयांत्रित रूप जो है वह सर्पेंटाइन होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 हमारा प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षित करता है या संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 29-30 में क्या है कि शिक्षा के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है वह अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 हमारा कहता है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत जो है किस योजनाओं से यानी पंचवर्षीय योजनाओं से की गई। विकल्प ए चौथी पंचवर्षीय योजना से, विकल्प बी छठी पंचवर्षीय योजना से, विकल्प सी 8वीं पंचवर्षीय योजना से, विकल्प डी 10वीं पंचवर्षीय योजना से। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 8वीं पंचवर्षीय योजना से। 8वीं पंचवर्षीय योजना से क्या किया गया, औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किया जाने लगा। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित घटनाओं में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना कौन सी थी।
आप लोग 1857 की क्रांति को अच्छी तरह से जानते होंगे। बताना है कि पहली घटना कौन सी थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। विकल्प सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। विकल्प डी, झांसी की रानी का विद्रोह। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही जवाब है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ठीक है, क्या करता है कि पूरे देश का सैनिक लगभग पूरे देश का सैनिक दिल्ली आता है और दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र होते हैं वहाँ पर उस समय के राजा। उनको सब लोग सम्मिलित रूप से एक समान रूप से राजा मान करके और उनके नेतृत्व में क्रांति का बिगुल फूंकते हैं। तो ये पहली घटना होती है। उसके बाद जो है कि क्रांति की ज्वाला लगभग देश भर में फैल जाता है। आइए कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपको बताना है कि कहाँ पर चलाया गया था। ए, लाल किला दिल्ली में। बी, ग्वालियर फोर्ट में। सी, आमेर फोर्ट जयपुर में। डी, आगरा फोर्ट में। तो आपको यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, लाल किला दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा चला गया था वह लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चलाया गया था कहाँ चला गया था? लाल किला दिल्ली में। अब आपके पास साइंस का प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी बराबर बराबर हो जाते हैं? ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वह बराबर हो जाता है, मेल खाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा कहता है हिग्स बोसोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसोन को और किस नाम से जाना जाता है? दिमाग लगाइए थोड़ा। विकल्प ए है इलेक्ट्रॉन के नाम से। बी है प्रोटॉन के नाम से। सी है न्यूट्रॉन के नाम से। डी है गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल्स के नाम से। तो सही जवाब होगा हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गॉड कण कहें या गॉड पार्टिकल कहें, इसको हिग्स बोसोन को जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों बात आप याद रखेंगे, उल्टा पुल्टा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी अभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा स्रोत है? केला, दाल, अंडा, मछली। तो क्या होगा सबसे अच्छा स्रोत? तो हो जाएगा विकल्प सी, यानी अंडा जो होगा आपका खाद्य पदार्थों में से सबसे आवश्यक एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो अम्ल का स्रोत होगा, सबसे अच्छा स्रोत होगा क्या? अंडा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन का जो नियम है वो किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। ए है दीर्घ निकाय, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम पिटक और डी है बुद्धचरितम। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विनय पिटक। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संहिता की जब समाप्ति हुई थी तो आनंद और उपाली ने शुद्ध पिटक और विनय पिटक नामक 2 पिटक की जो है कि रचना की थी। ठीक ना, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। आनंद ने शुद्ध पिटक और उपाली ने विनय पिटक। तो विनय पिटक यहाँ पर है जिसमें संघ जीवन के नियम जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित दर्रा को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन या कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं व्यवस्थित करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहला हो जाएगा आपका गोरम घाट दर्रा। दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपका, जैसे इसको ये हो गया आपका पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरा स्थान पर हो जाएगा हल्दी घाटी दर्रा, उसके बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका असीरगढ़ दर्रा और चौथे स्थान पर आपका 4 नंबर में जो है वही रहेगा कशारा घाट दर्रा। तो ये क्रम है आपका गोरम घाट दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा, असीरगढ़ दर्रा और कशारा घाट दर्रा। ये है आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम से दर्रे का क्रम। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 47 में है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी?
ए 1987 में, 1995 में, 1996 में, 1992 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1995 में। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1995 में की गई थी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत एक नंबर। यह प्रश्न जो है सोशियोलॉजी से लिया गया है। जैसा बीच बीच में हम आप लोगों को कहते रहते हैं कि कुछ प्रश्न जो है कि सोशियोलॉजी से, कभी एंथ्रोपोलॉजी से ले लिया करता है, और आपको लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, लगेगा कि नहीं पढ़ा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये इसी प्रकार के एक आध प्रश्न ले लिए जाते हैं, मैं भी बीच बीच में ले लेता हूँ। तो ये प्रश्न आपका सोशियोलॉजी से है। प्रश्न पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या है? विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व जो है क्या है? पहला है आपका कथन कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार। दूसरा है अधिक उम्र में शादी। तीसरा है अंतर्जातीय विवाह। और चौथा है सामाजिक वातावरण में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको कूट के हिसाब से बताना है कि कौन केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या फिर एक और चार सही है, या फिर जो है एक, दो और चार सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी जो है सही है कि विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना। ये दो काम जो है बहुत ही आवश्यक है। किस बात के लिए? तो विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए जो है ये दो बात बहुत ही ज़रूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 हमारा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है चार विकल्प में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पहला है आपका सैनी परियोजना 2018 में चलाया गया, सही है कि नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में। तीसरा है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विकल्प ए सुमेलित नहीं है, यह 2018 में नहीं बल्कि 2016 में जो है चलाया गया था। क्या है देख लेते हैं इसका सही उत्तर। यहाँ पर आपका सैनी परियोजना 2018 में नहीं, कब हुआ था? 2016 में। बाकी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में किया गया था। तो यहाँ पर आपका सैनी परियोजना याद रखिएगा 2016 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम है आज का प्रश्न, वो क्या है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना फैला हुआ है? आपको बताना है कि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, समुद्र की सीमाएं अनंत हैं। तो कितने दूर तक समुद्री सीमाएं में आप भारतीय दंड संहिता को लागू कर सकते हैं? देखते होंगे, बराबर सुनते रहते होंगे आप लोग कि भारत के कुछ मछुआरे को श्रीलंका कभी पकड़ लेता है, कभी बांग्लादेश पकड़ लेता है, कभी पाकिस्तान पकड़ लेता है, और कभी भारतीय सैनिक भी क्या करता है, उन देशों के मछुआरों की पकड़ लेता है, और फिर भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उस पर धारा लगा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कितने क्षेत्राधिकार पर जो है कि भारतीय दंड संहिता का जो है वह फैलाव है। ए है आपका 8 समुद्री मील, बी है 24 समुद्री मील, सी है 12 समुद्री मील, और डी है 200 समुद्री मील। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में जो क्षेत्राधिकार है वह 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहते हैं, याद रखिएगा 12 नॉटिकल मील तक जो है यह भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार है। ये था आज का हमारा 25 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके लिए मैं करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आवश्यक कमेंट आप लोगों को लगे ज़रूर कीजिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।